दोस्तों आज का जो सेशन है वो है द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन और द मोस्ट वांटेड टॉपिक्स ऑफ जेईई मेन 2022। आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ दो मेन बातें करने वाला हूँ। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो तुमको टॉप प्रायोरिटी पे करने हैं और तुम कैसे डिसाइड करोगे कि हमें याद कितना करना है, यानी रटना कितना है और समझना कितना है। देखो दोस्तों, सीधी बात ये है, जो पूरी फाइट है वो है नंबर्स की। और जब मैं नंबर्स की फाइट की बात कर रहा हूँ तो एक वेल प्रिपेयर्ड एस्पायरेंट वही है जो इस बात को जानता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकूँ। क्यों? जो कम समय में ज़्यादा नंबर लाएगा वो रेस को जीत जाएगा। और ये एक रेस है। अब चाहे ये तुम्हारे को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन यही सच्चाई है इस रेस की कि इसमें भागना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, बच्चे इस पर्टिकुलर डिबेट में उलझ के रह जाते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है या ये सिस्टम खराब है। बच्चे इस डिबेट में टक्के रह जाते हैं कि क्या हमको सब कुछ रटना ही पड़ेगा, क्या हमको सब कुछ याद ही करना पड़ेगा। इस डिबेट में मत उलझो, बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी है और तुमको बहुत सारी लाइफ ऐसे ऑप्शंस देगी जहां पे तुम उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करोगे और तुम चाहोगे तो तुम रटोगे, तुम चाहोगे तो याद करोगे, तुम चाहोगे तो समझोगे, सब कुछ तुम्हारे पे होगा। लेकिन आज इस वक्त की जो मेन सच्चाई है वो यही है कि हमें इस रेस में दौड़ना है और इस रेस को दौड़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो याद करनी पड़ेंगी। जब मैं बात करता हूँ दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो करिकुलम है क्लास 11th एंड 12th का, वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 साल के ऊपर। यानी एक बच्चा अगर आराम से इत्मीनान से पढ़ता है तो वो जेईई मेन जैसे एग्जाम को फोड़ने के लिए उसके पास जो 2 साल का टाइम है ये मोर देन एनफ है। मेरे को पता है यहाँ पे तुम दोस्त लोग बोल रहे होगे, काफ़ी जो ड्रॉपर हैं वो बोल रहे होंगे कि भैया हमने तो ड्रॉप करने के बाद डिसाइड किया है, तो क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है? बिल्कुल तुम्हारे पास भी सफिशिएंट टाइम है, लेकिन एक सच्ची बात तो ये ना कि अगर एक सीधी बात है, कोई प्रोसेस 2 साल में कोई बच्चा पूरा करता है और तुम उसको 1 साल में पूरा करते हो, तो कहीं ना कहीं तुमको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। टॉपिक उतना ही करने हैं लेकिन टाइम कम है, तो मेहनत तुम्हारी साइड से दुगनी हो गई है, समय कम है और लोड ज़्यादा है। सेशन चालू करते हैं दोस्तों। तो जब मैं बात करता हूँ फिजिक्स के मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस या मोस्ट वांटेड टॉपिक्स की, तो सबसे पहली बात मेरे को ये समझनी पड़ेगी कि मोस्ट वांटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट। भाई देखो, हो सकता है ना क्वेश्चन बहुत आसान हो या फिर हो सकता है क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंदी हो। तो मैं जब क्वेश्चन आसान, टिपिकल, हार्ड, लेंदी, ये जो सारे वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ मोस्ट वांटेड की तो उसका मतलब क्या है। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बड़ा टफ आता हो किसी टॉपिक से, वो पक्का आता हो, तो वो मेरे को करना चाहिए क्या? अगर क्वेश्चन पक्का आता है लेकिन टफ आता है तो वो मोस्ट वांटेड नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि टफ सवाल करने के लिए तुमको मेहनत 3 गुनी ज्यादा करनी पड़ती है। 3 गुनी मेहनत करके तुम एक टफ सवाल को जो शॉर्ट आने वाला है उसको माना सही करके आ सकते हो, लेकिन 3 गुनी मेहनत करके तो तुम दूसरे कोई टॉपिक से और सवाल ला सकते हो ना। हाँ भाई, अब सीधी बात यह है कि जो मैं दूसरे टॉपिक करने वाला हूं उनसे क्या सर्टेनिटी की क्वेश्चन आएगा, तो उन सर्टेनिटीज को ही तो आज चेक करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, चालू करें अगर अपन, तो मैं बात करूंगा इन टर्म्स में इजी, डिफिकल्ट, लेंदी या फिर स्मॉल। लेंदी या स्मॉल का मतलब ये कि हो सकता है क्वेश्चन जो है वो तुरंत सॉल्व हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है वो बड़ा टिपिकल है। हो सकता है क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो, जैसे कि काइनेमेटिक्स का जो सवाल आता है, डिफरेंशिएट करे जाओ, टी की वैल्यू निकालो जब एक्सेलरेशन 0 हो, फिर वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, ऐसा लंबा चौड़ा सवाल आ सकता है। तो उसको करे जाओ, यू विल गेट टू द आंसर। जब मैं बात करूं इजी या डिफिकल्ट की, तो इजी का मतलब ये कि अगर फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करी, दैट्स ऑल डन। वो ना लेंदी है ना वो स्मॉल है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। अब वो फॉर्मूला किस लेवल का है? वो फॉर्मूला है जब इंट्रोडक्शन होता है ना टॉपिक का। तो मेरे पास फॉर्मूला है, मान लो कि भाई अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उस पर लगेगी टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई। अब ये जो है ये एलिमेंट्री फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं मेरे स्कूल एग्जाम के लिए भी याद कर रहा हूँ, और ये अगर मैं जेई के लिए याद करता हूँ और वहां से मेरे को 4 नंबर मिल जाते हैं, तो मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूंगा। डिफिकल्ट क्या होगा? डिफिकल्ट होगा जब उस फॉर्मूले का कोई टेढ़ा मेढ़ा एप्लीकेशन हो, कोई पर्टिकुलर केस हो जो लग रहा हो, और वहां तक पहुंचने के लिए भी मुझे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लेना पड़े, उसको मैं डिफिकल्ट बोलूंगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा रहा है तो वो हो गया डिफिकल्ट। अगर कोई क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है वो हो गया इजी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें फॉर्मूला तो बड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन लग रहा है बस एक फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी और तुरंत आंसर आ गया, तो मैं कहूंगा उसको स्मॉल।
और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं लग रहा, जैसे काइनेमेटिक्स के सवाल है, बस करे जाओ, यू विल गेट टू द आंसर, वो हो गया अपना लेंदी। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? इसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जो इजी है वो स्मॉल भी हो सकता है, यानी बहुत आसान सवाल है और छोटा सा है। जो इजी है वो लेंदी भी हो सकता है, जो लेंदी है वो डिफिकल्ट हो सकता है, राइट भाई, लेंदी भी है और डिफिकल्ट भी है। फ्लूइड का सवाल आ गया, लेंदी भी है डिफिकल्ट भी है। करे हमने एक दो क्वेश्चन पीवाईक्यूज जब बच्चों को करा रहा था, देखे मैंने, लेंदी भी और डिफिकल्ट भी, 4 नंबर ही मिलेंगे पर उसके, ठीक है। डिफिकल्ट है लेकिन एकदम छोटा सा सवाल है, यानी कोई पता नहीं कहां से ढूंढ के कोई फॉर्मूला लाया गया जो उसमें लग रहा है, मेरा तो कोई उसमें चेता ही नहीं, पता ही नहीं कहां से आ गया फॉर्मूला। मैं तो जब याद करके गया था उसमें मैंने इसको इग्नोर कर देता है, मैंने कहा बहुत टिपिकल सा फॉर्मूला है, नहीं याद हो रहा, बार बार याद करने के बाद भी कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, जान दो। उस पर एक छोटा सा सवाल आ गया। तो अगर मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना है तो मुझे पता चलना चाहिए कि कौन से टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो अब बात आई कौन से टॉपिक्स हैं वो जिनको कैसे अप्रोच करने की बात मैं करूंगा। तो जब मैं टॉपिक्स की और उनको अप्रोच करने की बात करता हूं तो देखो यहां पे क्लियरली तुमको दिख रहा होगा कि जब मैं बात कर रहा हूं टॉपिक्स की तो एक साइड तो ये है मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी, थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, और एक साइड ये एक लंबी लिस्ट है। अब समझना ही पड़ेगा दोस्तों कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो एक सिंगल अम्ब्रेला टर्म के अंदर 2-3 टॉपिक को, 2-3 चैप्टर्स को पकड़ के बैठते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कोई एक अकेला चैप्टर नहीं है, बात मुझे पता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर आते हैं। सबसे बढ़िया बात यह कि ये जो 5 चैप्टर है इनकी हिट रेट बहुत ज्यादा है। मान लो 5 सवाल तो पक्के हैं। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं इससे मॉडर्न फिजिक्स से, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं इजी एंड स्मॉल में। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये जाएंगे इजी और लेंदी में, डिफिकल्ट तो कभी भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो जब मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो ये वो टॉपिक है जिसके जो सवाल होंगे वो मैं इजी स्मॉल या इजी लेंदी में रखूंगा। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये है इजी स्मॉल या इजी लेंदी। ये टिपिकल या डिफिकल्ट होते ही नहीं, और अगर तुम एकदम गजब ही बैड लक लेके गए हो उस दिन तो हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो तुमको बड़ा डिफिकल्ट सा लगे, जिसके अंदर बहुत टेढ़े तरीके से कॉन्सेप्ट को पूछा जाए। लेकिन बात ये वही है, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट जहां पे प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 स्मॉल कि इस टॉपिक से कोई टफ क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से तो जेई एडवांस में ही टफ सवाल नहीं आता, तो भाई जेई मेन या नीट की मैं बात करूं तो वहां क्यों आने वाला है? ये बात अपने को ध्यान रखनी, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि हमें टाइम कितना देना है। फिर मैं बात करता हूं केटीजियन थर्मो का। केटीजियन थर्मो जो टॉपिक है दोस्तों, केटीजी इज प्योरली 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 फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक। फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, उससे क्वेश्चन देखने हैं और आपका केटीजी तैयार है। उसमें जो भी सवाल आप देखोगे केटीजी में, तो या तो आपसे वो एक्सेप्शंस की बात करेगा, या वो आपसे करेक्शंस की बात करेगा, या सीधा न्यूमेरिकल सोल्व करवाएगा, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आरएमएस स्पीड्स की बात हो जाएगी और जहाँ पे बाकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। या ग्राफ्स हैं सिंपल से जो आते हैं, जहाँ पे पीवी ग्राफ है, टीवी ग्राफ है, पीटी ग्राफ है, इसको उसमें कन्वर्ट करो एंड यू टू सॉल्व। यानी कुल मिला के अगर मैं केटीजी वाले पार्ट की बात करूँ तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे वो स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला हो, चाहे वो गामा की बात करूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूँ, सीपीसीवी की बात करूँ, कुल मिला के सब कुछ सारा फॉर्मूला ही है जो एक साथ इकट्ठा हो रखा है जिसपे सवाल बन रहे हैं। जब मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स की तो यहां पे भी मोस्टली फॉर्मूलाज हैं। रेदर ये तो मैं तुमको बता सकता हूं कि अगर मैं यहां पे एक सेशन प्लान करता हूं अगर, और मैं तुमको 20 मिनट कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा दूं, सिर्फ 20 मिनट, तुम सारे पीवाईक्यूज फोड़ दोगे। 20 मिनट मैं एक सेशन क्रिएट करूंगा एंड मैं सिर्फ 20 मिनट तुमको कार्नोट साइकिल पढ़ाऊंगा और तुम मेरे साथ ही बैठोगे और अपन लाइव सेशन में सारे पीवाईक्यूज कार्नोट साइकिल के फोड़ देंगे। यानी कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स को तुम ऐसे अप्रोच करोगे कि वहां पे तुमको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इसके सारे बेसिक फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। लंबी लिस्ट है, मना नहीं कर रहा हूं, लंबी लिस्ट है, लेकिन याद कर लिए तो इसकी हिट रेट बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बोला ना, मॉडर्न फिजिक्स में तो 5 मान ही लो तुम। क्यों? क्योंकि टॉपिक है 5 टॉपिक, हर टॉपिक से एक सवाल आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 2021 में जो अपने जेई मेन हुए, तो 2021 के जेई मेन में तो रेडियो एक्टिविटी पे बड़ा प्यार आया इनको। 2 सवाल हैं एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक ही मतलब उसी शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी से। तो ये बात ध्यान रखनी है। केटीजी थर्मो, इसमें मान के चलो कि 3 सवाल तो
अपन लेके बैठेंगे। क्यों? क्योंकि केटीजी जो है, केटीजी थर्मो का एक पार्ट ओवरलैपिंग है केमिस्ट्री के साथ भी, तो अगर यहां नहीं आएगा तो वहां आ जाएगा, लेकिन सवाल आएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात करता हूं ना दोस्तों, तो मैं बात करता हूं 3 चैप्टर की, एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 12 के पहले 3 चैप्टर। उसके अंदर है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ है अपने पास, कैपेसिटर्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को मिला लें अगर, तो फॉर श्योर तुम्हारे पास 3 से 4 सवाल यहां बैठ जाते हैं। यानी अगर क्लास 12 के बच्चे हो, टर्म 1 के लिए तुमने अभी करा है, तो ये टॉपिक जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, लेकिन ये टॉपिक जो है ना, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि इसमें डिफिकल्ट वाला सवाल आ सकता है। देयर इज अ चांस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक की डिफिकल्ट वाला सवाल आ जाए इसके अंदर। बच्चे को कंफ्यूज किया जा सकता है, कैपेसिटर्स के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे कंफ्यूज किया जा सकता है बच्चे को कंफ्यूज किया जा सकता है कि स्फेरिकल सेल के एक और सेल कंसेंट्रिक सेल्स हैं, वो जो स्फेरिकल सेल्स हैं उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को कंफ्यूज किया जा सकता है। बीच के किसी स्फेरिकल सेल को मैंने अर्थिंग ग्राउंडिंग कर दी उसकी और फिर सवाल पूछ लिया, वहां कंफ्यूज किया जा सकता है। हाँ, इससे हो सकता है, बट मोस्टली अगर मैं पूरा एनालिसिस बताऊं तुमको, तो जो 25 सवाल हैं अपने पास, द 25 क्वेश्चंस दैट वी हैव फॉर जेईई मेन फिजिक्स के, अगर ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं तुमको बताऊं, तो ये जो 25 है इनका ब्रेकअप है 16 प्लस 5 प्लस 4। 16 जो है ये इजी मॉडरेट है, ये जो 5 है ये मॉडरेट प्लस है, और इनको मैं बोलूंगा जो डिफिकल्ट है। मॉडरेट प्लस यानी दे मे बी लेंदी, दे मे बी टुवर्ड्स अ बिट डिफिकल्टी लेवल, है ना। लेंदी को भी मैं मॉडरेट प्लस बोल रहा हूं। इजी मॉडरेट कौन से हैं? इजी मॉडरेट वो है, इजी तो एकदम सीधा सटैक तुमसे पूछ लिया, भोर लो के ऊपर पूछ लिया, चलो बताओ भाई एन की वैल्यू बढ़ेगी तो किस तरीके से चीजें चेंज होंगी, खत्म। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सीधा सीधा ग्राफ पूछ लिया, स्लोप पूछ ली, एक्सरे में कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ लिया, इजी। इसमें मॉडरेट क्या होगा भाई? बायोसर वालों का सवाल है जिसके अंदर तुमसे न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करवा ली, ठीक है, या फिर एक मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालते तुम उसका, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ ली। फिर तुमसे पूछ लिया सामने कौन मैग्नेट रखी हुई, बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, क्यूब व्यूब के टर्म आ रहे हैं, तुम सोल्व कर रहे हो। मॉडरेट प्लस में क्या होगा? मॉडरेट प्लस के अंदर तुम्हारे को सवाल दे दिया इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का, और मैं जो बता रहा हूँ वैसा क्वेश्चन दे दिया, जहां पे 2 स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है, एक स्फेरिकल शेल है, बीच में उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया और बोल दिया इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे अगर चार्ज को रखे तो उसमें फलाना फोर्स लगता है, करो सोल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये मॉडरेट प्लस हो गया। और डिफिकल्ट क्या होगा कि भैया जो चार्जेस हैं सरफेस के ऊपर, एक बीच वाले सरफेस को ग्राउंड कर दिया, फिर एक्स्ट्रा चार्ज मैंने एक्सटर्नल सरफेस पे दिया, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि कैसे इसको मैं मैनेज करूं, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे जो मूविंग चार्जेस है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है, गैल्वेनोमीटर है, वो सारे यहां आ जाते हैं इसके अंदर। टॉर्क वाली बात इसके अंदर आ जाती है कि जो कोयल पे टॉर्क लगता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म भी आ जाता है जो याद करने वाला पार्ट है। इसी के अंदर मैं बोल रहा हूं ईएमआई एंड एसीबी, यानी कुल मिला के ये जो 2 टॉपिक है इनको मिला लूं तो तुम्हारे पास सीधे सीधे सवाल हो जाते हैं 7 से 8 सवाल, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो इधर दिख रहे हैं, एंड देन ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स यानी दोनों ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो तुम्हें एक 2 चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम नोट करोगे वो ये है कि अगर 12th के टॉपिक की मैं बात करूं, 12th तुम्हारा करंट रनिंग ईयर है, तुम 12th अगर अच्छे से करते हो तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा स्कोप है फिजिक्स को अच्छा करने का। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर आऊं तो यहां देखो इंडिविजुअल है, 1D 2D एनएलएम, सेंटर ऑफ मास, वर्क पर एनर्जी, अच्छा ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, एसएचएम, वेव, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ये सब वो हैं जिनको मैं बाकी सब बोलूंगा। बाकी सब मतलब ये ऐसे हैं जिनसे एक एक सवाल आएगा और कोई गारंटी नहीं। अब जैसे आप रोटेशन पे टाइम लगा के जा रहे हो, ये एक सवाल देगा, जितना समय रोटेशन और सेंटर ऑफ मास को करने पे लगाओगे 2 सवाल के लिए, जिस विद अनसर्टेनिटी, क्योंकि पता चला तुम ऐसे सवाल ही नहीं बैठ रहा वहां पे, उतना टाइम अगर तुम लगाते हो मॉडर्न फिजिक्स पे तो तुम अपने 5 सवाल पक्के कर रहे हो। जितना टाइम तुम लगा रहे हो फ्लूइड्स पे और वेव्स को पकड़ने में अच्छे से कि भैया तो अच्छे से करना है, पकड़ना ही है। देखो वेव्स जो है ना, इसके अंदर जो डॉपलर इफेक्ट वाला पार्ट है वो तो पक्का पक्का करना है तुमको, वो इजी किल क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आएगा तो ठीक है। लेकिन फ्लूइड्स पे तुम लगे हुए हो और फ्लूइड्स पे बच्चा 4 गुना 5 गुना टाइम लगाता है, टिपिकल टॉपिक है ये, क्योंकि इतना टाइम तो फ्लूइड्स पे लगा रहे हो ना, इतने पूरे में तो तुम केटीजी थर्मो पूरा टॉपिक 3 सवाल वाला टॉपिक निपटा सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये आता है
कि भाई इन टॉपिक्स को करने में टाइम लगता है, टाइम तो इनको भी करने में लगता है, तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। अब अप्रोच की बात करें तो अप्रोच ये होगी कि जब मुझे पता है कि मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक की हिट रेट ज़्यादा है, तो मैं उसके रिपीटेड रिवीजन करूंगा। रिपीटेड रिवीजन मैं उस टॉपिक के नहीं करूंगा जो टफ है, जो मेरे को समझ में नहीं बैठ रहा। रेदर मैं रिपीटेड रिवीजन उस टॉपिक के करूंगा जिसकी हिट रेट ज्यादा है। क्यों? बार बार रिवीजन करने से अगर मुझे याद हो जाता है तो एग्जाम वाले दिन मेरे लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए सवाल को तोड़ना आसान होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें? तो अभी देखो भाई कोविड की सिचुएशन है, कुछ अनसर्टेनिटीज हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन जो कुछ भी है, जो एक इसके अंदर फायदा तुम लोग निकाल सकते हो ये है कि ये फॉर श्योर तुम्हारे पास अब एक हिंट है कि तुम्हारा जो भी एग्जाम होना है, चाहे जेई या नीट का एग्जाम हो, तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। एग्जाम की डेट्स जो है वो कहीं ना कहीं खिसकेंगी। इसका मतलब तुम जब प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस की, यू हैव एक्स्ट्रा टाइम। तो क्या तुम अब कोई नया टॉपिक उठा के एकदम शुरू से प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। कोई नया लिटरेचर उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नई किताब उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वक्त ये गलती मत करना कि तुम सोचो अच्छा ठीक है अभी टाइम है, उसमें तो टाइम आएगा, है अभी तो कोविड है, पता नहीं कब एग्जाम होगा, क्या डेट्स आएंगी, चलो मैं इस पर्टिकुलर ऑथर की किताब उठा के कर लेता हूँ, ये वाला मटेरियल मैं मंगवा के कर लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे दोस्तों। जो तुम्हारे नोट्स हैं, अपने नोट्स को अच्छे से करोगे, भरपूर टाइम दोगे नोट्स को करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। नोट्स से तुम अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ही नोट्स की समरी बनाओ, उन्हीं से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन्हीं से फॉर्मूला बुकलेट खुद ही बना डालो अलग से, किसी और का वेट मत करो। माइंड मैप कर लो, जो बना लो खुद ही बनाते हैं जो बच्चे, वैसा कर लो, खुद करो। इसे किसी दूसरे के बने हुए मत उठाओ। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि यार ये तो दूसरे का उठा ले और हम कुछ एक्स्ट्रा नया पढ़ ले। नहीं, जो तुम्हारे नोट्स है, जो तुमने पढ़े हैं, जो 1 साल से पढ़ रहे हो या 2 साल से पढ़ रहे हो, उन्हीं को रिवाइज करो, उनके शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, उन्हीं से माइंड मैप बनाओ। एंड PYQs जो होते हैं, जितने कर सकते हो उतने कर डालो। अगर 40 साल तक के कर सकते हो 40 साल के कर डालो, अगर 20 साल तक के कर सकते हो 20 साल के कर डालो, लेकिन जितने हो सकते हैं उतने PYQs कर डालो। तो फिर से बता देता हूं दोस्तों, जो ये मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हैं फिजिक्स के जो मैंने बताए हैं, इसके अंदर मोस्टली ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई टिपिकल या डिफिकल्ट या टिपिकल सवाल आता है, नहीं तो मोस्टली डुएबल क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि इफ यू गो एंड चेक तो भाई टोटल फिजिक्स के अंदर 25 में से सवाल ही 4 आ रहे हैं ऐसे जो कि टिपिकल आते हैं, और उसमें से भी मेरे पास पता है भाई फ्लूइड्स है, रोटेशन है, ये सेंटर ऑफ मास है, एनएलएम है, ये टॉपिक ऐसे जो कहीं ना कहीं टिपिकल सवाल खुद ही बना देते हैं अपना। ठीक है, तो जब ऐसे केस में है तो अगर मैं सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करके जाता हूं, अगर मैं सारे PYQs अच्छे से करके जाता हूं, मुझे मेरे सारे नोट्स, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक फॉर्मूला, एक एक केस सब याद कर लिया है मैंने, मेरे जो नोट्स हैं उन्हीं को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके उन्हीं से समरी नोट्स बनाए हैं मैंने, मेरे ही नोट्स को यूज करके उन्हीं से मैंने माइंड मैप बनाकर बना लिया है, तो बाद में फिजिक्स वाले एग्जाम वाले दिन तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से, विदाउट एनी भय, डर, फियर, किसी भी इस नेगेटिव चीज के बिना जाओगे और एग्जाम को फोड़ के आओगे, ये मेरा तुमसे वादा है। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करूंगा मैं केमिस्ट्री के बारे में, फिर एक और वीडियो लाएंगे और उसमें मैथ के बारे में भी बात करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यू लेक्चर्स ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, सो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।